नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि 71वां बीपीएससी एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो कि खान सर द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों टोटल जो टेस्ट सीरीज चलने वाला है वो 15 टोटल चलेगा। ठीक है, टोटल 15 चलेगा टेस्ट सीरीज, जिसमें से हम टेस्ट नंबर 1 यानी कि टेस्ट बुकलेट 1 हम लेकर आए हैं। ठीक है, वो सॉल्यूशन के साथ होगा। ठीक है, टोटल प्रश्न यहाँ पे 150 रहेंगे। ठीक, और 150 का मार्क्स रहेगा। ठीक, 150 का मार्क्स रहेगा और 150 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे जो बताया जा रहा है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, फुल लेंथ टेस्ट। दोस्तों, फुल लेंथ टेस्ट करने का मतलब ये है टोटल क्वेश्चन रहेंगे 150। ठीक है, ठीक है, पूरे क्वेश्चन के साथ। और उसमें उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है हम लोग पढ़ लेंगे दोस्तों। और एक बात बता दूँ, ये इसमें टाइम 2 आवर्स का है। ठीक है, जो टेस्ट में टाइम दिया गया है वो 2 आवर्स का है। लेकिन दोस्तों हम आप लोग को क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन बताएंगे और उसका हम डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, इससे आपको क्या होगा कि इससे आपको जानकारी होगा और आप लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से कईयों क्वेश्चन के आंसर जान सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में जान सकते हैं, तो आने वाले जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोग आसानी से दे सकते हैं अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। और इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, पहले हम हिंदी वाले के लिए ही बताएंगे। ठीक है, देखिए इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो भी हम लोग को एग्ज़ाम हम लोग को देना होता है उससे पहले हम लोग को इंस्ट्रक्शन पढ़ना ज़रूरी होता है, ताकि हम लोग जान सके कि इसका रूल क्या है, इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, कितने प्रश्नों का जवाब देना है, क्या मतलब सब कुछ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन से ही पता चलता है। इंस्ट्रक्शन देखिए फर्स्ट में क्या बता रहा है कि इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 150 प्रश्न हैं। ठीक है, प्रश्न इंस्ट्रक्शन 2 है, सभी प्रश्नों का अंक समान है, यानी 1 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर का ही है। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, यानी 150 प्रश्न 150 नंबर का है। ठीक है, 3 नंबर क्या है, इस पुस्तिका में प्रश्न और उनके विकल्प हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, जो इसका प्रश्न और विकल्प है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, लेकिन हम आप लोग को हिंदी में समझाएंगे, हिंदी मीडियम वाले के लिए। ठीक है, 4 नंबर है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए दंड के रूप में 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। कह रहा है कि जब एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं और वो गलत हो जा रहा है, जैसे 2 क्वेश्चन हमने बनाया। ठीक है, 2 क्वेश्चन में एक सही और एक गलत है, तो आपने जो गलती किया है ना उसका दंड आपको यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। तो दंड भुगतने के इसमें क्या बताया जा रहा है कि 1/3 अंक आपको काट लिए जाएंगे। ठीक है, 1/3 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, यानी 1/3। ठीक है, हाँ देखिए 5 नंबर क्या है, 5 नंबर है, इस पृष्ठ 5 नंबर हम लोग 5 नंबर देखेंगे। कह रहा है कि इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में निर्धारित स्थान पर अपना रोल नंबर लिखे। प्रश्न पुस्तिका और कुछ क्या है यहाँ पे हम देख लेंगे क्या बता रहा है, कुछ ना लिखे। ठीक है, कह रहा है कि प्रश्न पुस्तिका पर और कुछ नहीं लिखे। ठीक है, प्रश्न पत्र पर और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ जो आप लोग को ऊपरी भाग में जो बॉक्स दिख रही है ना, इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, क्या लिखना है, इसमें अपना रोल नंबर लिखना है। जो स्टूडेंट अपना ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे होंगे और जो ऑनलाइन भी दे रहे होंगे, ठीक है, ये चीज़ उनके लिए है दोस्तों। हम तो आपको प्रश्न बताएंगे ना और इसका सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो हम बता रहे हैं। ठीक है, फिर 6ठा नंबर में है कि परीक्षा आरंभ होते ही आप अपनी परीक्षा प्रश्न पुस्तिका की जांच कर ले कि पुस्तिका में कोई भी पृष्ठ या प्रश्न बिना छपा हुआ या फटा हुआ या उनका दोहराव तो नहीं है। पुस्तक में किसी प्रकार की त्रुटि पाने पर तत्काल इसके बदले इसी सीरीज की दूसरी सही पुस्तिका ले लें। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे।
7 नंबर है, यदि किसी प्रश्न के किसी प्रकार के मुद्रण या तथ्यात्मक त्रुटि हो तो प्रश्नों को अंग्रेजी और हिंदी रूपांतरों में से अंग्रेजी रूपांतरों को मानक माना जाएगा। ठीक है, अगर हिंदी में कोई प्रश्न का गलत मुद्रण है, ठीक है, उसको गलत टाइपिंग किया गया या जो भी, तो इंग्लिश में जो आप लोग प्रश्न है उसको आप लोग देख कर समझ सकते हैं। 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर में है, प्रश्न के उत्तर देने के लिए आपको पर्यवेक्षक द्वारा अलग के एक उत्तर पत्रक दिया जाएगा। निर्धारित स्थान पर आपको अपना नाम, रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका सीरीज और अन्य विवरण लिखना होगा, अन्यथा आपके उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन नहीं होगा। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। इसी तरह 9 नंबर में बताई गई कि ABCD प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए जिसमें से एक सही चुनना है। ठीक है, और वो आप लोग को उत्तर पुस्तिका में अंकित करना है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। लास्ट में ये भी बताया जा रहा है कि ऊपर के अनुदेशों में से किसी एक का भी पालन नहीं करने पर आप पर संस्थान द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। जो इसमें 12 इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ठीक है, आप लोग ज़्यादा, हम लोग इससे पढ़ रहे हैं ना, तो ज़्यादा हम लोग को टाइम लग रहा है। ठीक है, मतलब तब भी आप लोग मैं इतना समझा दिया हूँ। आगे यही लिखा है कि अपने क्या बताएं, OMR का मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यही सब बताया गया है। और बॉल पेन का मतलब बदल नहीं सकते, एक कलम से एक ही, जैसे कि एक कलर का कलम, जैसे आप लोग ब्लू पेन से दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो आपको ब्लू पेन से ही देना है। ठीक है, यानी ब्लैक का यूज़ नहीं करना है, यही सब बताया गया। ठीक है, तो ये सब है इंस्ट्रक्शन, आप लोग को ये ज़रूरी चीज़ है आप लोग के लिए। तो आप लोग को एग्ज़ाम देने के पहले ये सब समझना ज़रूरी है। आप लोग जब से कि फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में प्रश्न तो हम लोग इंग्लिश का नहीं देखेंगे, हम लोग हिंदी में देखेंगे। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाले के लिए है। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में परिवर्तन को सही रूप से दर्शाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है कि राज्यों की सभी वित्तीय शक्तियां केंद्र एवं स्थानांतरित हो जाती है। ऑप्शन बी है, संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति संसद की अनुमति के बिना वित्तीय संसाधनों का आवंटन कर सकता है। ऑप्शन डी है कि वित्त आयोग को भंग कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसका डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, डिटेल्स क्या होगा इसका, ठीक, डिटेल्स में ये होगा इसका, जैसे कि कह रहा है कि क्या प्रश्न क्या कह रहा था कि कौन सा कथन सत्य है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में परिवर्तन को सही रूप से दर्शाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक, और इसका डिटेल्स में हम जानेंगे कि दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय संसद को राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 250 द्वारा दिया गया है। ठीक है, जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है। ठीक है, ये 250 जो अनुच्छेद है उसके द्वारा चलाई जाता है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? तो हम लोग ऑप्शन भी देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है कि देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता। ऑप्शन बी है भारतीय क्षेत्र के भीतर व्यापार पर प्रतिबंध। ऑप्शन सी है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ठीक है, ऑप्शन डी है अंतर्राज्यीय, ठीक है, अंतर्राज्यीय व्यापार को विनियमित, ठीक है, विनियमित करने की केंद्र सरकार की शक्तियाँ। ठीक है, तो अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है, यह प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो जो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन कितना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भारत के संपूर्ण
क्षेत्र में व्यापार, ठीक है, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार, ठीक है। अब हम इसको डिटेल्स में जानेंगे। डिटेल्स में इसका ये होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि नागरिक बिना अनुचित प्रतिबंधों के देश में व्यापार और यात्रा कर सकते हैं, ठीक है, व्यापार और यात्रा कर सकते हैं। हालांकि यह स्वतंत्रता पूर्ण रूप नहीं है और संविधान के भाग 13 के अन्य प्रावधानों के अधीन है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। भारत में आदर्श आचार संहिता कब से प्रभावी होती है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। खान सर द्वारा जो ये क्वेश्चन तैयार किया गया है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। ये सब अगर आप लोग खान सर के प्रश्नों का लगभग हम क्या बताएं आधे प्रश्न का जवाब दे देते हैं तो बहुत ही आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न क्या है? भारत में आदर्श आचार संहिता कब से प्रभावी होती है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न। ऑप्शन ए है चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की तिथि घोषित करने के बाद। ऑप्शन बी है जैसे ही मतदाताओं को प्रतिनिधियों को चुनने के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाती है तब क्या होता है? आदर्श आचार संहिता लागू होती है, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अब अगला ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग। हमेशा उस महीने की पहली तारीख को जिसमें चुनाव होने होते हैं। ऑप्शन डी है कि उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन दाखिल करना शुरू करने के बाद, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी होगा, सॉरी ऑप्शन ए होगा, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक, ऑप्शन ए, ठीक है। चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की तिथि घोषित करने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू होती है, ठीक है, ठीक है। इसको डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक, मॉड कोड ऑफ कंडक्ट भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तुरंत प्रभाव में आ जाती है, ठीक है, और चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक यह प्रभावी रहती है, ठीक है। जब तक चुनाव बीतेगा नहीं तब तक ये आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लागू रहती है, ठीक है। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है विभिन्न संवैधानिक निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन ये है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह पद छोड़ने के बाद अन्य पद के लिए पात्र होता है, ठीक है। ऑप्शन 2 है कि भारत का महान्यायवादी सरकारी सेवक नहीं होता है, लेकिन उससे राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी सार्वजनिक कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन 3 है मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होती है, लेकिन अन्य चुनाव के आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हटाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन 4 है वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसकी सिफारिश से राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है, ठीक है। तो दोस्तों हम इसको क्या बोलते हैं ऑप्शन के साथ जानेंगे, ठीक है। देखिए इसका जो कथन एक है ये वाला कथन 1 जो है ये गलत है, ठीक है। कैसे गलत है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAC, ठीक है, भारत के महालेखा परीक्षक को पद छोड़ने के बाद कोई अन्य पद प्राप्त करने की पात्रता नहीं होती है, ठीक है, जिससे उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है, ठीक है। कथन 2 जो है ये भी गलत है, ठीक है। महाधिवक्ता, ठीक है दोस्तों, महाधिवक्ता सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं, ठीक।
महाअधिवक्ता सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें केंद्र सरकार की अनुमति के बिना किसी के पानी में किसी के निदेशक नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्या है, महाअधिवक्ता जो अधिवक्ता सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं, लेकिन उनके केंद्र सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी में निदेशक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इसका अगला जो है, अगला हम लोग देखेंगे कथन 3 जो है वो भी गलत है। ठीक है, कथन जो ये 3 है ये भी गलत है। मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अन्य चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति सीधे नहीं हटा सकते हैं। इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश जरूरी होती है। ठीक है, और 4 नंबर जो ऑप्शन है वित्त आयोग, ठीक है, ये 4 नंबर जो ऑप्शन है ये भी गलत है। ठीक है, वित्त आयोग की सिफारिश से सलाहात्मक होती है, बाध्यकारी नहीं। ठीक है, बाध्यकारी नहीं। ठीक है, अब हम इसमें से प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे क्या कह रहा है, कथन क्या है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कौन से गलत है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ये जो 4 हम लोग तो पढ़े हैं तो चारों गलत है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 1 2 3 4 चारों गलत हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, यहाँ पर है प्रश्न नंबर 5। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के भाग के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के भाग के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी है। ठीक है, ऑप्शन ए संघवाद, ऑप्शन बी है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन सी है समान नागरिक संहिता, ऑप्शन डी है धर्म निरपेक्षता। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर जो है ऑप्शन सी है। ठीक है, समान नागरिक संहिता। दोस्तों समान नागरिक संहिता जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को अब तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के मूल संरचना स्ट्रक्चर का भाग यानी संरचना का भाग घोषित नहीं किया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत उल्लेखित है। ठीक है, अगला जो हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 ये है कि भारत में डबल जियोपार्डी के संरक्षण की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है। ठीक है, प्रश्न हम लोग फिर से पढ़ेंगे कि भारत में डबल जियोपार्डी के संरक्षण की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए में बताया गया है अनुच्छेद 19(1). ठीक है, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 20(1), ऑप्शन सी में अनुच्छेद 20(2) में, अनुच्छेद डी में अनुच्छेद 22। ठीक है, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 22। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ठीक, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(2) यह गारंटी देता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, और ना ही दोबारा दंडित किया जा सकता है। इससे दैत्य दंड से सुरक्षा यानी डबल जियोपार्डी, ठीक है, जियोपार्डी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये अनुच्छेद 20(2) के इस अनुच्छेद 20(2) से बताया गया। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, यदि किसी पंचायत को इसके गठन के 2 वर्ष बाद ही समय से पहले भंग कर दिया जाता है तो संविधान के अनुसार सही प्रावधान क्या है। ठीक है, लाजवाब प्रश्न। यदि किसी पंचायत को उसके गठन के 2 वर्ष बाद ही समय से
पहले भंग कर दिया जाता है तो संविधान के अनुसार सही प्रावधान क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए है, यह पंचायत फिर से गठित की जाएगी और नया पूर्ण 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा करेगी। ठीक है। ऑप्शन बी में जो है शेष कार्यकाल के लिए कोई नया चुनाव नहीं होगा। ऑप्शन सी है, इसे केवल शेष कार्यकाल के लिए पुनर्गठित किया जाएगा। ऑप्शन डी जो है, राज्य की विधानसभा आगामी कार्यवाही तय करेगी। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसे केवल शेष कार्यकाल के लिए पुनर्गठित किया जाएगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 243 यानी 3, ठीक है, 243 ए कोष्ठ 3 के अनुसार यदि किसी पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसे भंग कर दिया जाता है, ठीक है, कोई पंचायत में कोई एक किसी को सौंपा गया है, ठीक है, वो कार्यकाल करने के लिए, और उसको मान लीजिए कि 3 साल काम किया, ठीक है, और 3 साल के बाद किसी कारणवश उसको भंग कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो इसका नीति कहता है अनुच्छेद 243(a)(3) के अनुसार यदि किसी पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसे भंग कर दिया जाता है तो नई पंचायत केवल उस अवशिष्ट अवधि के लिए कार्य करेगी जो भंग की गई पंचायत का शेष कार्यकाल होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वो फिर से 5 साल करे, नहीं, वो जितना शेष बचेगा, मान लीजिए 2 साल बचे, 1 साल बचे, वो उतना ही करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, किस पे? NCW यानी राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख के जो ऑप्शन दिया गया है 3, इसमें 3 बताया गया है। ठीक है, 3 पॉइंट दिया गया है, तीनों पॉइंट के माध्यम से जानेंगे। पहला पॉइंट जो है, इसकी स्थापना 1994 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी ताकि शिकायतों का निवारण किया जा सके और नीतिगत सुधारों की सिफारिश की जा सके। 2 नंबर पॉइंट है, इसकी अध्यक्ष न्यायिक सेवाओं की पृष्ठभूमि वाली महिला होनी चाहिए। पॉइंट 3 है, इसमें कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति यानी कि SC से और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति ST से होना अनिवार्य है। ठीक है, तो देखिए इसमें नीचे क्या करा कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। ठीक है, सही के बाद पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन कितना होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी, केवल 2 और 3, ऑप्शन 2 और 3। ठीक है, इसकी अध्यक्ष न्यायिक सेवाओं की पृष्ठभूमि वाली महिला होनी चाहिए। और ऑप्शन 3 पॉइंट 3 क्या है? इसमें कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति यानी कि SC से और एक सदस्य अनुसूचित जाति यानी कि ST से होना अनिवार्य है। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, इंग्लिश को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, हिंदी में जानेंगे। प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न समझ गए? ऑप्शन ए है, इनका निर्धारण संसद द्वारा समय समय पर किया जाता है। ऑप्शन बी है, न्यायाधीश के नियुक्ति हो जाने के बाद संसद उनके वेतन और भत्तों को प्रतिकूल रूप से संशोधन कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी है, ये भारत की सार्वजनिक निधि पर भारित होती है। ऑप्शन डी है, इन संसद में चर्चा की जा सकती है और इन पर मतदान किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। इनका निर्धारण संसद द्वारा समय समय पर किया जाता है। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है,
प्रश्न क्या है? विधानसभा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, किसी राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 से न्यूनतम 60 हो सकती है। ठीक है। कथन 2 है, राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। कथन 3 है, विधानसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है। तो ये जो तीनों ये कथन जो बताया गया है, ठीक है, इसका कथन जो 1 है वो सही है। ठीक है। कथन 1 जो है सही है, किसी राज्य विधानसभा के अधिकतम कितनी होनी चाहिए सदस्य? 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। ठीक है। और कथन 2 है, कथन 2 जो है ये गलत है। ठीक है। पहले यह प्रावधान था कि, ठीक है, पहले यह प्रावधान था कि एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को विधानसभाओं और लोकसभाओं में नामित किया जाता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, ठीक है, यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। तो ये गलत है। ठीक है। और कथन 3 जो ये सही है। ठीक है। विधानसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है। एक राज्य विधानसभा का कार्यकाल उसके प्रथम सत्र की तारीख से 5 वर्ष का होता है, जब तक कि इससे पहले भंग न कर दिया जाए। ठीक है। यह अनुच्छेद 172 में उल्लेखित है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कौन कौन सा सही है? 1 और 3 सही है और 2 नंबर गलत है। ठीक है। तो 1 और 2, केवल 1 और 2, ऑप्शन ए, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे, सॉरी 1 और 3, ठीक है, सॉरी दोस्तों 1 और 3 होगा, यानी कि ऑप्शन 2, ठीक है, 1 और 3, ठीक, बीच वाला नहीं होगा, 2 नंबर नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 और 3, ऑप्शन सी। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, सॉरी 11। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। राज्य के संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक। प्रश्न नंबर हम लोग और ज़्यादा इसको डिटेल्स में हम लोग जानेंगे, तो दोस्तों आप लोग मैं बता दूं कि अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल को पदभार ग्रहण करने से पहले शपथ का प्रतिज्ञान करना होता है। यह शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके अनुपस्थित रहने पर उस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है। तो आप लोग समझ गए। प्रश्न नंबर हम लोग 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों की नामांकन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश की संवैधानिक परंपरा से प्रेरित है? लाजवाब प्रश्न। ठीक है। इसका सही जवाब जो होगा हम लोग पहले टिक आउट कर लेते हैं। इसका सही जवाब होगा आयरलैंड। ठीक है। और इसको डिटेल्स में जानते हैं। राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की प्रणाली भारत ने आयरलैंड के संविधान से अपनाई है। ठीक है। आयरलैंड में राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को सीनेट में नामांकित करते हैं। ठीक है। जो भारत में राज्यसभा की व्यवस्था को प्रेरणा देता है। ठीक है। आप लोग समझ गए। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया जाता है? ठीक है। प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है?
ठीक है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 166। ठीक है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 167 के अनुसार होता है। ठीक है, ठीक, 167 अनुच्छेद 167 में बताया गया। ठीक है, इसको वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको डिटेल्स में जानते हैं कि अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को, ठीक है, निर्णयों को और प्रस्तावित विधेयकों की जानकारी देनी होती है। ठीक है, और राज्यपाल द्वारा मांगी गई कोई भी प्रशासनिक जानकारी की प्रदान करनी होती है। ठीक है, तो चलिए अब 14 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न यहाँ है, हम लोग पढ़ेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित सिद्धांतों और परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन एक है भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की इच्छा से दूसरी बार भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, भारत के क्या बता रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की इच्छा से दूसरी बार भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक, कथन दो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता का सिद्धांत कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है। कथन तीन जो है वरिष्ठता का सिद्धांत एवं परंपरा के रूप में विकसित हुआ है जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर द्वारा निर्देशित होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी होगा, केवल 2 और 3 सही है। ठीक है, 2 और 3 सही है। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत लाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ऑप्शन ए है इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निर्णय का निर्माण होगा। ऑप्शन बी है ऐसे क्षेत्रों वाला राज्य विशेष श्रेणी का राज्य घोषित किया जाएगा। ऑप्शन सी जो है, ठीक है, ऑप्शन सी जो है यह जनजातीय लोगों की भूमि को गैर जनजातीय लोगों का हस्तांतरित करने से रोकेगा। ऑप्शन डी जो है इससे वह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी होगा। यह जनजातीय लोगों की भूमि को गैर जनजातीय लोगों को हस्तांतरित करने से रोकेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 देखेंगे हम लोग। ई रूपी के लाभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि भौतिक मुद्रा की छपाई और परिवहन की लागत को कम करता है। यह भौतिक मुद्रा की छपाई और परिवहन की लागत को कम करता है। ऑप्शन दो है, ऑप्शन नहीं, कथन दो है यह वाणिज्यिक बैंकों में तरलता को कम करता है। ऑप्शन सी है यह मुद्रा की निगरानी को बढ़ाता है। ठीक है, अब ये कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि देखिए डिजिटल रुपया यानी ER भारत का केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC है। ठीक है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, RBI द्वारा। ठीक है, यह भौतिक मुद्रा का डिजिटल रूप है और नकद जैसे गुण रखता है, जैसे कि RBI की गारंटी, आसान उपयोग और निपटान की अंतिमता। ठीक है, तो दोस्तों कथन जो 1 है और जो 3 है ये सही है। ठीक है, यह भौतिक मुद्रा की छपाई और परिवहन की लागत को कम करता है। ठीक है, और 3 क्या है? यह मुद्रा को निगरानी को बढ़ाता है। ठीक है, तो आप लोग इस सही आंसर जान गए होंगे, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील कर प्रणाली को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ठीक है, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील कर प्रणाली को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो दोस्तों ऑप्शन से हम लोग जानेंगे। ऑप्शन ए में है आय बढ़ने पर कर की दर घटती है। ऑप्शन बी है कर की दर सभी आय वर्गों के लिए समान रहती है। ऑप्शन सी है आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ती है। ठीक है। ऑप्शन डी है सभी आय वर्गों पर अधिभार समान रूप से लागू किया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब जो होगा ना वो होगा ऑप्शन सी, आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ती है। ठीक है। देखिए प्रगतिशील कर प्रणाली यानी प्रोग्रेसिव टैक्स जो होता है उसमें उच्च आय वाले लोग अपनी अधिक प्रतिशत कर के रूप में देते हैं। ठीक है, जबकि कम आय वाले कम प्रतिशत कर देते हैं। इस प्रणाली का उद्देश्य कराधान में न्याय सुनिश्चित करना और आय में असमानता के कम करना होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इसका सही जवाब। ठीक, क्या होगा, कैसे होगा। ठीक, अब हम लोग अगला प्रश्न जो पढ़ेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 है, थोड़ा और इसके ऊपर कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 जो है कह रहा है प्रश्न कि भारत में आर्थिक नियोजन का जनक किसे माना जाता है। ठीक, तो देखिए दोस्तों सर एम विश्वेश्वरैया को भारत में आर्थिक नियोजन के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने 1934 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के माध्यम से भारत में योजनाबद्ध विकास की वकालत की थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में गरीबी से संबंधित नहीं है? कौन सी समिति? ऑप्शन ए है वाई के अलग समिति, ऑप्शन बी है नरसिम्हा समिति, ऑप्शन सी है एनसी सक्सेना समिति, ऑप्शन डी है रंगराजन समिति। दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा नरसिम्हम समिति। ठीक है, नरसिम्हम समिति। ठीक, अगला प्रश्न और 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न जो है 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अवसर लागत को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो प्रश्न ऑप्शन एक है अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की लागत, ऑप्शन बी है उत्पादन में होने वाला व्यय, ऑप्शन सी है त्याग दिए गए अगले सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य, ऑप्शन डी है सभी उपलब्ध विकल्पों की कुल लागत। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, त्याग दिए गए अगले सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का मूल्य। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में 20 के बाद से हम लोग जानेंगे। ठीक है, यानी कि 21 से हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में 21 से लेकर लगभग 50 या देखेंगे जितना तक हो पाए उतना तक हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।